हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन योर सराउंडिंग। ओके। पदार्थ क्या होते हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं आज हम। देखिए, जो हमारे पदार्थ हैं उनकी तीन अवस्था होती है। कितनी होती है? तीन अवस्था। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बर्फ को। बर्फ क्या है हमारी? ठोस है। द्रव में मैं ले लेता हूँ पानी को, और गैस में मैं ले लेता हूँ भाप को। भाप जानते हैं आप सभी? हाँ जी। तो इनके कुछ देखिए अवस्थाएं हैं। जो हमारा ठोस है उसका निश्चित आकार रहता है। आप देखिए, बर्फ बर्फ का एक आकार रहता है ना, और निश्चित आयतन रहता है उसका एक। आपके पास बर्फ है, बिकॉज ये आपके पास बर्फ है। ओके। तो ये बर्फ है तो इसका आयतन भी है। ठीक है, ये इसका एक आकार है, ये स्क्वायर में है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कोई बहाव नहीं होता, मतलब कितना भी वो हो, इसमें कोई बहाव नहीं होगा। कण अत्यंत आसपास होते हैं। इनमें जो कण होते हैं छोटे छोटे कणों से बना होता है। ये जो हमारी बर्फ है ये छोटे 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 कण से बनी हुई है ये बर्फ। ओके, इसमें छोटे 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 कण है। ठीक है। तो इनमें कोई बहाव नहीं हो, और इनका आपस में अंत्य होता है, मतलब ये भी पास में होते हैं। ठीक है। और संपंडीय नगण्य होते हैं, मतलब ये हमेशा मिलकर रहते हैं तब। अब ये बर्फ बर्फ में जो छोटे छोटे कण हैं ये मिलकर रहेंगे, तभी तो ये रहेंगे। जब ये अलग होंगे तो ये टूट जाएगी। समझ में आया? चलिए, द्रव के बारे में पढ़ते हैं। कोई निश्चित आकार नहीं होता। मतलब देखिए, पानी में कोई निश्चित आकार होता है, कोई आकार मिलता है उसे, उसको जिसमें भर दोगे उस आकार का हो जाएगा। आयतन भी नहीं होता। बहाव होता है, आप पानी अगर जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ पानी बहेगा। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप देखिए, पानी के बीच रिक्त स्थान होता है, बिकॉज ये पानी बह रहा है तो इसके बीच यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ पार्टिकल, यहाँ पे, और ये बहता चला जाता है। तो ऐसे इसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ये ऐसे बहता चला जाएगा। तो ये दूर दूर पे होते हैं, ये कुछ इधर चले जाएंगे कुछ इधर चले जाएंगे। समझ में आया? तो इनमें बहाव होता है। और कुछ संपीड़न, संपीड़न मतलब कुछ अलग तरीके से कुछ। ठीक है। गैस अनिश्चित आकार होता है, कोई इसका आकार नहीं होता। ठीक है। अनिश्चित आयतन होता है, ये कितने में भी फैल सकती है। बहाव होता है, जैसा बहाव रहेगा वैसा होगा। कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, इसमें और ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और गैप होता है। और बहुत ज़्यादा स्पीड दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में। स्पीड में मतलब देखिए, स्पीड मतलब होता है बहाव कितनी तेज। ठीक है। चलें आगे। हाँ जी, पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसमें सामग्री, जो सामग्री से बनी होती है। सामग्री मतलब उसके कुछ कच्ची सामग्री होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने चाय बनाना है। क्या बनाना है? चाय बनाना है। तो चाय के लिए आपको क्या 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 चाहिए? पानी चाहिए, दूध चाहिए, और चीनी चाहिए। प्लस करना पड़ेगा आपको चाय पत्ती, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? अदरक चाहिए। क्या चाहिए? अब इससे जब ये मिल जाएगा तो आपको ये सारा मिला करके आपका क्या बन जाएगा? चाय। तो आपकी जो चाय होगी वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। समझ में आया? तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जो जिस भी सामग्री से बनी होती है, हर वस्तु एक सामग्री से बनी होती है, कुछ भी बना हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग टेबल की बात कर लें, हमारे पास एक टेबल है। ठीक है।
ये हमारे पास, सॉरी, ये हम कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुक है, ये हमारे पास बुक है, तो ये भी किसी चीज़ से बनी होगी। ओके। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब भार, उसका वजन। तो आप कोई भी पदार्थ आप ले लो, अपने घर में फैन ले लो, टीवी ले लो, ठीक है, अदर आइटम्स ले लो, जो भी हैं, तो वो लोग, उनको क्या क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, स्थान चाहिए होता है, उनका एक वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान। ओके। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना होता है। कण क्या होते हैं, देखिए, कुछ भी बनता है तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, इनको बोलते हैं कण। इनसे एक एक कण से मिल करके एक पदार्थ बनता है। तो मतलब क्या है आपका, देखिए, इसका मतलब है कण प्लस कण इज इक्वल टू पदार्थ। ओके। चलिए, पदार्थ के कणों का अभिलक्ष्य गुण। गुण मतलब क्या होता है, उनके क्या गुण हैं, विशेषता क्या है। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गति ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब पावर या शक्ति। तो ऊर्जा है। तो गति मतलब नियंत्रण, गति करना, चलते रहना। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। आप देखते हो, फॉर एग्जांपल, आप तापमान बढ़ाओगे, ताप को आप बढ़ाओगे, तो गति भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तेज। ताप को गिराओगे, ताप आप कम कर दोगे, तो गति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समाप्त हो जाते हैं, मतलब उसमें समा जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ। आप एक गिलास ले लीजिए, ये हमारा, फॉर एग्जांपल, ये हमारा गिलास है, सॉरी, आप एक गिलास ले लीजिए, या बीकर ले लीजिए, ये देखिए बीकर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या डालना, पत्थर डालने हैं। पत्थर डाल दोगे आप, क्या डाल दोगे, पत्थर आपने डाल दिए। ये गिलास भर गया। अब इसके अंदर रेत डाल दोगे, तो रेत जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, रेत। ओके। ये भी रेत से भी भर गया। अब ये भर गया, इसके अंदर पानी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, पानी। अब पानी आप डाल दोगे तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो मतलब इसके बीच तीन चीज आ गई हैं, तो इनके बीच कुछ स्थान होगा, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। रिक्त स्थान, खाली जगह, समझ में आया? तो इस वजह से वो तीनों चीज एक ही गिलास में आ गई, वरना पत्थर डालते ही भर गया था गिलास। समझ में आया बच्चों? चले आगे। लवण के साथ, अब आप देखिए, आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, क्या बोला है आपसे, देखिए, आपसे बोला है, ये बताया गया है ना, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान मैंने अभी आपको बताया कि आपने उसमें ही पत्थर भी डाल दिए, उसमें ही रेत भी डाल दी, और उसी में पानी भी डाल दिया, और वो भी वो सब कुछ आ गया। अब आपको यहाँ दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, चम लवण के साथ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या डाला, लवण डाला, ठीक है। तो पानी के कण होंगे इसके अंदर, ठीक है, उसमें, ठीक है। आपने पानी लिया, पानी के कण है इसमें, फिर क्या डाल दिया, उसमें लवण डाल दिया, तो जल और हिलाया,
और वो जो जो मिक्स है वो उसको मिक्स किया तो वो मिक्स हो जाता है। आप देखते हो ना, पानी में हम चीनी चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो उसमें घुल जाता है, तो उनके रिक्त स्थानों पे जाकर के वो समाहित हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित और प्रकाशित, इसमें बिल्कुल आप डाउट मत रखिए। आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। और प्रकाशित, प्रकाशित, इसका मतलब होता है अपनी ओर खींचना, और इसका मतलब है अपने ओर से दूर भगाना। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। तो जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। समझ में आया? पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जब हम पानी के नल को खुला खोलते हैं और पानी की धार को उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षित बल से जुड़े होते हैं। आपने देखा है, आप नल को खोलते हैं और उसमें उंगली डालते हैं, जैसे आप उंगली डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा सा अलग से एक आधा इधर निकल जाएगा, आधा इधर निकल जाएगा, और जैसे ही आप अपनी उंगली हटाएंगे वैसे ही वो पानी जैसा था वैसा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपने जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान और उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थ से सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में मध्य और गैस अवस्था में अत्यधिक होती है। तो बोल रहा है पदार्थ कण में जो आपकी ठोस अवस्था है उसमें उनकी ऊर्जा जो होती है सबसे कम होती है, और द्रव अवस्था में बिल्कुल नॉर्मल होती है, और जो गैस होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या है, जो आपका ठोस है, ठोस में कम होती है, ठीक है, द्रव में मध्य होती है, गति, याद रखना, गति गति की बात हो रही है यहाँ पे, और हमारा जो गैस है, गैस में अत्यधिक होती है या अधिक होती है, या अधिक होती है। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्य और गैस में कम होता है। तो जो आकर्षण बल होता है जो ठोस होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में मीडियम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। आकर्षण मतलब अपने और खींचना। गैस अवस्था में कणों में गति मध्य होती है, द्रव अवस्था और न्यून होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। आगे चलें, आप ये देखिए, आपको ठोस दे रखा है, तो ठोस में देखिए बिल्कुल गैप नहीं है, सब ने एक दूसरे को अपनी और आकर्षित कर रखा है। क्या कर रखा है? आकर्षित कर रखा है। आप द्रव में देखिए, द्रव में थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है इनके बीच, ये जो ऐसे बन रखे हैं इनके बीच जो ये है, इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, दिख रहा है। और अब आप देखिए गैस, गैस में तो बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, है ना? चलिए, ठोस फिर से देखिए, यहाँ पे भी आपको ठोस में दे रखा है, देखिए बिल्कुल गैप नहीं है, द्रव में थोड़ा बड़ा गैप है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा गैप है, रिक्त स्थान है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ जो है वो उनकी तीन अवस्था होती है, मैंने आपको बता दिया पहले ही कौन कौन सी। भौतिक रूप में पदार्थ की तीन अवस्था पाई जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियां और दांत ठोस अवस्था में आ जाएंगे, ब्लड हमारा किस में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा, फेफड़े, हवा, गैस, ये हमारे क्या हो जाएंगे? गैस अवस्था में आ जाएंगे। ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में एक निश्चित आकार होता है, पहले ही बता दिया। ठोस अवस्था एक स्पर्श सीमा में होता है, एक सीमा में होता है, उसकी एक लिमिट होती है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है, निश्चित होता है कि वो उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक आइस का टुकड़ा इतना बड़ा होगा, तो इसका निश्चित आकार है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इनमें स्पीडेन नयन होता है, यह दृढ़ होते हैं, मतलब इनमें जो गति है वो होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखिए,
बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाए जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। तो ये क्या है हमारा? ठोस। ठीक है। ठोस पदार्थ के कण की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ एक निश्चित और दंड आकार का होता है। शक्कर और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टल का आकार वही रहता है। सॉरी। हाथ में दबाकर स्पंज स्पंज को काफ़ी हद तक स्पिड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्र में हवा भरी होती है, दबाने से वह हवा बाहर निकल जाती है। आपने देखा है बर्तन धोने वाला स्पंज, इसको आप कितना प्रेस करोगे वो प्रेस हो जाएगा, बट जैसे आप छोड़ोगे वैसे ही वो दोबारा वैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो गैस थी वो पहले भरी हुई थी, जैसे आपने दबाया वो गैस बाहर निकल गई, फिर धीरे धीरे उसमें गैस भरने लगी। ओके। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में आपको बताया मैंने। द्रव अवस्था क्या होते हैं? तरल होती हैं। द्रव अवस्था का कोई स्थिर आकार नहीं होता। द्रव अवस्था का निश्चित आयतन नहीं होता। द्रव अवस्था में बहुत कम स्पीडन होता है। द्रव के कण कण का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड पानी विस्तार करता है। आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं? पानी का विसरण करते हैं। और यह जलीय पौधे व जीवन पानी में घुल ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था के विसरण अधिक होते हैं और ठोस अवस्था में कम होते हैं, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। गैस अवस्था के बारे में आ जाते हैं। अब गैस अवस्था क्या होती है? इसमें बहाव होता है, गैस का स्पीड अधिक होता है, गैस में निश्चित सीमा नहीं होती, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उनमें से आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन ले लेती है। आप फॉर एग्जांपल आप एक बैलून में गैस भरते हैं, तो आप जितना उसको भरेंगे वो उसी बैलून के अंदर अपना आकार ले लेता है। ठीक है। उसके बाद आप जैसे उसको करेंगे वो पिचक जाएगा, निकाल देंगे तो गैस। गैस अवस्था के कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। आप देखते हो आप अगर किसी बैलून में गैस भरते हो और एकदम से छोड़ते हो तो बहुत जल्दी से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पानी पदार्थ की तीन अवस्था में मिला जाता है। आपने देखा पानी, आपको पानी तीन अवस्था में मिलेगा, ठोस में भी मिलेगा, द्रव में मिलेगा, गैस में भी मिलेगा। ठोस में आपको बर्फ मिलेगा, द्रव में आपको पानी मिलेगा और गैस में आपको वाष्प मिलेगा। वाष्प मतलब होता है भाप। वाष्प मतलब भाप। आपने देखा है पानी आप गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, धुआं निकलता है ना। पानी गर्म करते चाय बनाते हैं उसमें धुआं निकलता है, तो वो क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है, भाप बन रहा है। गर्म करने पर भाप पानी में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप जब भी पानी को गर्म करते हैं तो जो आपका बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म गर्म करेंगे तो पानी में हो जाएगा। आपका बर्फ़ है, इसको आप अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और इसको अगर आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा। राइट। चले आगे। तापमान में परिवर्तन। दूसरा आप क्या देखेंगे? तापमान में परिवर्तन। तापमान क्या होता है? आप देखते हो सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है, दोपहर में थोड़ा गर्म होता है, रात में फिर ठंडा हो जाता है। ये तापमान है आपका। ठीक है। तापमान में परिवर्तन। तो तापमान परिवर्तन क्या होता है? गलनांक के कारण होता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, हर एक का गलनांक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तापमान पर वायुमंडल दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है 0 डिग्री पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो बिफोर 0 पे जमना स्टार्ट हो जाती है तो लगभग 2 से 3 सेल्सियस पे ये गलना भी स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसका ये गलनांक होता है, ठीक है, जितने पे वो गलने लग जाता है। तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 273.16 है, ठीक है। सुविधा के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? 0 सेल्सियस, ठीक है। हम तापमान को कैलोरीन और कैलोरीन उसमें के में और सी में डिनोट करते हैं या नापते हैं। चलिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडल दाब 1 kg ठोस के उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा आवश्यक होता है उसे संलयन ऊष्मा कहते हैं। हमें अगर बर्फ गलाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हम जो गर्म करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? संलयन। क्वथनांक क्या होता है? वायु दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव द्वर उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जितने पर द्रव उबलने लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल पानी गर्म कर रहे हैं, पानी जब उबलने लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक पे आ जाएगा, वो क्वथनांक होगा वो उसका, ठीक है। वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा, वायु दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा आवश्यकता होता है उसे वाष्पीकरण ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए आपको यहाँ पे बता दिया, वही है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से जब ये द्रव अवस्था में जाएगा तो हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा। हमें पानी गर्म करना है तो उसको उसको गर्म करना, अगर बर्फ़ को पानी में बनाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। फिर उसको द्रव को गैस में बनाना तो फिर उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसमें गर्माहट देनी पड़ेगी। अगर आपको गैस को द्रव बनाना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, शीतलता। और द्रव को ठोस में करना है तो उसमें भी आपको शीतलता देना पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वाष्पीय ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा कपूर, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करें, चीनी की प्याली में रखें। चीनी की प्याली मतलब मटका, ठीक है, उसको चीनी की प्याली बोलते हैं या मिट्टी का बर्तन, ठीक है। थोड़ा सा कपूर, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली कर, अब देखिए यहाँ पे आपने देखिए रुई लगा दी, ठीक है। जब आप कपूर को जलाएंगे, चीनी की प्याली कीप को उलट करके रखिए। कीप के सिरे पर कोई रुई की ढाक लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। जो ठोस होता है वो सीधा गैस में बदल जाता है। कीप के भीतर दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संगित होते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव, चलिए हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन, यदि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर संबित करते हैं तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, गैस द्रव में बदल जाएगा। अब देखिए दाब क्या करेंगे? दाब प्लस तापमान घटा दिया आपने, तापमान, तो इक्वल टू आपको जो मिलेगा गैस द्रव में बदल जाएगी। हमारी जो गैस थी वो द्रव में बदल जाएगी, सॉरी, द्रव में बदल जाएगी। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। हम जितना हम उस पर फोर्स लगाएंगे उसके उसके जो कण हैं वो नज़दीक आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, जो ठोस है, ठोस से द्रव बनाने के लिए हमें संलयन करना पड़ेगा, मतलब उसमें वो संलयन होगा। फिर द्रव से गैस में बनाने के लिए वाष्पीकरण होगा, भाप बनेगा। और गैस से ठोस जाएगा तो उत्पादन होगा, ये याद रखिएगा। वाष्पीकरण आपको बता दिया मैंने। वाष्पीकरण मतलब आपने किसी भी चीज़ को भाप में परिवर्तित या गैस में परिवर्तित करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, ठीक है। वाष्पीकरण कैसे प्रभावित होते हैं, कैसा होता है वाष्पीकरण? सतही क्षेत्रफल बढ़ने के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि करने पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और आदर्त हवा अगर हवा का आद्रंत है वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। और वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी
बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, अगर हाथ में एटस्टोन डालते हैं तो एटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ओके, यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है सभी बच्चे ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय।